हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर कक्षा 9 के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, बट इट विल हेल्प यू इन 11th एज वेल। तो इस अध्याय में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये सभी टॉपिक आपके सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है द्रव्य क्या है। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं इन सभी को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है द्रव्य और दूसरी कैटेगरी है ऊर्जा या एनर्जी। द्रव्य को समझते हैं तो अपने आसपास कोई भी चीज़ देखिए, आपका मोबाइल है, बेड है, टेबल, ईयरफोन्स, लैपटॉप, जो भी, वो हर एक चीज़ जिसका वज़न है और जो कहीं रखे जाने पर जगह घेरती है वो कहलाती है द्रव्य या पदार्थ। और दूसरी कैटेगरी ऊर्जा। ऊर्जा में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ना तो कहीं रखे जाने पर जगह घेरती हैं और ना ही उनका वज़न होता है। अगर मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं तो आप जब आग के पास खड़े होते हैं तो आपको उसकी गर्मी महसूस तो होती है, तपन महसूस तो होती है, लेकिन उस तपन का ना तो कोई वज़न होता है और ना ही वो कोई जगह घेरती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनका ना कोई वज़न हो और ना कोई जगह घेरें वो ऊर्जा की कैटेगरी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो द्रव्य या पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों के कुछ गुण होते हैं जिनमें से मुख्य गुण आपके सामने हैं। तो पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। अब मैंने बोल तो दिया कि रिक्त स्थान पाया जाता है, पर आप मानोगे कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब कभी भी दूध में शक्कर घोलते हैं या पानी में नमक घोलते हैं तो वो कैसे घुल जाता है? वो इसीलिए घुलता है क्योंकि पानी या दूध के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिस रिक्त स्थान में शक्कर या नमक के कण जाके फिट हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर वहाँ पे जगह नहीं होती तो शक्कर या नमक या जो भी हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, जो भी आप घोलते हो वो उस जगह पे जाके कैसे फिट होता। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है और इसी कारण पदार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं और इसी पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी बात है कि चूंकि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं तो इनके पास गतिज ऊर्जा पाई जाती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो आप देखो कि जब हम ठंडे दूध में चीनी मिलाते हैं तो वो उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं घुलती है, लेकिन जब आप गर्म दूध में चीनी मिलाते हो तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब दूध गर्म होता है तो कण ज़्यादा तेज़ी से स्पेस बदलते हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव होते हैं और यही कारण है कि गर्म दूध में चीनी आसानी से घुल जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है और ये आकर्षण बल तीनों तरह के पदार्थों के बीच अलग अलग पाया जाता है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखे पदार्थ के कणों के गुण। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान किस प्रकार से पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और अब हम समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम होगी और यही कारण है कि ठोसों में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे कि कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं और रिक्त स्थान बहुत कम होता है और यही कारण है कि ठोस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगला, अगर द्रवों की बात की जाए तो आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, इसकी वजह से कणों के बीच की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और रिक्त स्थान भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर गैसेस की बात की जाए तो आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए रिक्त स्थान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर की बात की जाए तो पहला अंतर है आकार का।
हमने अभी देखा कि ठोस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि ठोसों का आकार निश्चित होता है। आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, पत्थर, लकड़ी, लोहा, कोई भी ठोस, ये हमेशा निश्चित आकार के होते हैं, इनका आकार आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, द्रव। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। हमने देखा है कोई भी द्रव लो, दूध, दही, पानी, कुछ भी, आप उसे जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। तो द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। गैसों का आकार भी अनिश्चित होता है। आप या तो खुले में छोड़ दीजिए तो पूरे में फैल जाएगी, और अगर बर्तन में डालोगे तो बर्तन के आकार की हो जाएगी। जैसे कि सिलेंडर में भरी होती है तो उसी आकार की होती है। दूसरा, आयतन। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, वो हमेशा सेम ही जगह घेरता है। द्रव द्रव भी जिस बर्तन में है उसके हिसाब की ही जगह घेरेगा, लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। आप उसे खुले में छोड़ दीजिए, वो पूरा एरिया कवर करती जाएगी, और आप उसे जितना ज़्यादा स्पेस देते जाएंगे वो उतना ज़्यादा एरिया कवर करती हुई चली जाएगी। कणों के बीच रिक्त स्थान। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ठोसों के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है, द्रवों में उनसे ज़्यादा और गैसों में सबसे ज़्यादा। गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का सीधा संबंध है आकर्षण बल से। अगर आकर्षण बल ज़्यादा होगा, यानी कि अगर कण एक दूसरे से मजबूती से बंधे होंगे, तो सीधी सी बात है कि वो यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं जा सकते, यानी कि गतिज ऊर्जा भी कम होगी। तो ठोसों में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, कण बहुत ज़्यादा मजबूती से बने होते हैं, इसीलिए गतिज ऊर्जा कम होती है। द्रवों में आकर्षण बल ठोसों से कम, कण भी एक दूसरे से कम मजबूती के साथ बने होते हैं, इसीलिए गतिज ऊर्जा ज़्यादा। और गैसों में आकर्षण बल सबसे कम और गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा। चलिए, अब आकर्षण बल है अगला पॉइंट, तो वो मैं अभी आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ठोसों में सबसे अधिक होता है, द्रवों में उनसे कम और गैसों में सबसे कम। आगे देखते हैं। आगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, ताप के कारण अवस्था में होने वाला परिवर्तन। एक बहुत जनरल सा एग्जांपल देते हैं, बर्फ़ का। बर्फ़ से पानी और पानी से भाप बनने तक की सारी जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल एक चीज़ पर निर्भर करती है, जो कि है तापमान। आप पानी को ठंडा कीजिए, वो बर्फ़ बन जाएगा, क्योंकि उसके कण पास पास आ जाते हैं। अब बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, वो पानी बन जाएगा, और आप उसको गर्म कीजिए, वो फिर से भाप बन जाएगा। यहाँ पूरी जो बात है वो तापमान पर निर्भर करती है। तापमान जितना कम होगा, चीज़ सॉलिड स्टेट में जाती जाएगी, और तापमान जितना बढ़ेगा वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। पास में एक छोटी सी टेबल है तापमान के कारण होने वाले अवस्था परिवर्तन की, इसे आप देख लीजिएगा। तो इस स्लाइड में तापमान के कारण होने वाले अवस्था परिवर्तन को दो अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है। पहली स्थिति वो है जहाँ पे पदार्थ को हीट दी जाती है, और दूसरी स्थिति वो है जहाँ पे पदार्थ से हीट ली जाती है, यानी कि उसे ठंडा किया जाता है। इसी स्लाइड को मैंने थोड़े से सरल रूप में बनाने की कोशिश की है, जो कि ये रहा। हम इसकी मदद से तापमान के कारण होने वाले अवस्था परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड को लें, तो सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड को जब हीट दी जाती है तो वो गैस में चेंज हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा, जब गैस से हीट ली जाती है, यानी कि गैस को ठंडा किया जाता है, तो वो लिक्विड में यानी द्रव में चेंज होती है, और जब लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो वो ठोस में चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी द्रव अवस्था नहीं पाई जाती, जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और ठंडा करने पर गैस से सीधा ही ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसी प्रक्रिया सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एक बार और समझ लीजिए, जब कोई ठोस पदार्थ तापमान बढ़ाए जाने पर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो उदाहरण है, कपूर को गर्म करने पर वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ड्राई आइस CO2 को जब आप ठंडा करते हैं तो वो सीधा ड्राई आइस में चेंज हो जाती है। CO2 की कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं होती, वो सीधा ही ड्राई आइस में चेंज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा तापमान के कारण होने वाला अवस्था परिवर्तन। इस स्लाइड में हम देखेंगे दाब के कारण होने वाला अवस्था परिवर्तन।
देखिए, जब आप गैस को प्रेशराइज करते हैं, उस पर दाब डालते हैं, तो उसके कण आपस में पास पास आते हैं, और जैसे ही कण आपस में पास पास आते हैं तो पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे घरों में जो एलपीजी गैस होती है उसको प्रेशराइज करके सिलेंडर में भरा जाता है, जिसके कारण वो गैस से द्रव अवस्था में आ जाती है, और इसीलिए हम उसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अगर आप द्रव को और ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, उस पर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो द्रव से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं वाष्पन या एवेपोरेशन के बारे में। लेकिन वाष्पन को समझने से पहले क्वथनांक को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वथनांक किसी पदार्थ का वह तापमान है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो अब समझते हैं वाष्पन को। तो वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से पहले ही गैस अवस्था में बदल जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में तो कोई भी द्रव उबलने पर भी बदलता है, तो फिर वाष्पन में और क्वथन यानी कि उबलने में क्या अंतर हुआ? तो मैं आपको इनमें मुख्यतः दो अंतर बताता हूँ। पहला अंतर तो ये कि जो क्वथन है यानी कि जो उबलना है वो हमेशा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले नहीं उबलता, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वो भाप नहीं बन सकता। लेकिन जो वाष्पन है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। और दूसरा जो मुख्य अंतर है वो ये है कि जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, जो क्वथन है यानी कि जो उबलना है, इसमें पानी के सतह के कण भी उबल रहे हैं और पानी के अंदर जो नीचे की तह में उपस्थित कण हैं वो भी उबल रहे हैं। यानी कि क्वथन में पूरे बल्क में से, पूरे पानी में से कहीं की पैर पर भी उपस्थित कण में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वाष्पन में ऐसा नहीं है। वाष्पन में केवल सतह पर उपस्थित कणों में ही परिवर्तन आता है। और यही मुख्यतः दो अंतर हैं वाष्पन और क्वथन में। पहला, ये एक बल्क फिनोमिना है। क्वथन यानी बॉयलिंग एक बल्क फिनोमिना है, इसमें कहीं पर भी उपस्थित कणों में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वाष्पन एक सरफेस फिनोमिना है, इसमें केवल और केवल सतह पर उपस्थित कणों में ही परिवर्तन आता है। और दूसरा, बॉयलिंग केवल बॉइलिंग पॉइंट पर ही होती है और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला, तापमान जितना अधिक होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाष्पन भी अधिक होगा। और यही कारण है कि कपड़ों को फैला कर डालने पर जल्दी सूख जाती हैं। नमी, अब देखो सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर में नमी पहले से उपस्थित होगी तो वो कहीं और से नमी क्यों लेगा? मान लीजिए मेरे आसपास उपस्थित हवा है और वो ठंडी है, उसमें नमी है, तो वो मेरे कपड़ों में से, मेरे गीले कपड़ों में से नमी क्यों लेगी? यानी कि कपड़े नहीं सूखेंगे, मतलब कि वाष्पन नहीं होगा। तो अगर आसपास नमी है यानी नमी जितनी ज़्यादा होगी वाष्पन उतना कम होगा। और हवा की गति जितनी अधिक होगी वाष्पन भी उतना अधिक होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रकृति में वाष्पन का महत्व है कि वाष्पन यानी इवेपोरेशन के बिना वाटर साइकिल नहीं चल सकता। वाटर साइकिल में मुख्यतः इवेपोरेशन का ही काम है। चलिए अगला टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। तो ये परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास बर्फ़ है, आपने एक बर्तन में बर्फ़ ली और उसका टेम्परेचर नापा, तो उसका टेम्परेचर था लगभग -25 डिग्री सेल्सियस। आपने उसको गर्म किया, हीट दी, तो टेम्परेचर बढ़ के -15 हुआ, फिर और बढ़ के -5 हुआ और आखिरकार टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद आप उसे और हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर +1 नहीं होगा, यानी कि वो
+1 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ में परिवर्तित होने की बजाय 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में चेंज हो जाएगा। आपके बर्फ़ का टेम्परेचर 25 था, आपने हीट दी, वो 15 हुआ, फिर 5 हुआ, उसके बाद 0 हुआ। अब होना ये चाहिए था कि जब आपने और हीट दी तो टेम्परेचर +1 होना चाहिए था, लेकिन वो टेम्परेचर कहाँ गया? वो टेम्परेचर बढ़ने की बजाय उस टेम्परेचर यानी उस ऊष्मा ने काम क्या किया? बर्फ़ की अवस्था को परिवर्तित करके उसने ठोस से द्रव में ला दिया, यानी बर्फ़ को पानी बना दिया। तो ये वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में उपयोग में आती है, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है। यही सेम कंडीशन बनती है जब आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास पानी था, आपने गर्म किया 10 डिग्री सेल्सियस, 50, फिर 100। अब जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा और आप और ज़्यादा भाप देंगे तो पानी का टेम्परेचर 100 से 101 या 102 होने की जगह वो पानी सीधा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पानी का तापमान बढ़ने की जगह क्या हुआ? पानी की अवस्था में चेंज हुआ। तो जो हीट आपने दी थी उसने क्या काम किया कि पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो दूसरे अणुओं के साथ आकर्षण बल को तोड़ के और हवा में उड़ गए, यानी कि भाप बन गए। इसके लिए आपको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी। वो ऊष्मा कहाँ से आई? यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी। और वो ऊर्जा कहाँ से आई? उस हीट से जो आप नीचे से उसे दे रहे थे आग जला के। बस यही गुप्त ऊष्मा का सिद्धांत है। इस स्लाइड में आपको गुप्त ऊष्मा को समझने में एक ग्राफ के ज़रिए थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड है, आपने हीट दी और वो लिक्विड में चेंज हुआ, तो ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और जब आप लिक्विड को गैस में परिवर्तित करते हैं तो लिक्विड को गैस में परिवर्तित करने के लिए जिस गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। थैंक यू।